प्रिय बच्चों, अब से पहले हमने समन्वित रोग प्रबंधन क्या है इसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की थी और पाया था कि ऐसी रोग प्रबंधन की विधा जिसमें जितने भी मेथड्स उपलब्ध हैं, कहने को रासायनिक नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण, कृषि नियंत्रण, जैविक नियंत्रण, प्रतिरोध आदि का प्रयोग करके, इसके अतिरिक्त आजकल जो जैव तकनीक हैं उनको भी आप समाहित कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि जो काश्तकार है उसको कम से कम आर्थिक हानि हो तथा जो पर्यावरण है उस पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो नेचुरल रिसोर्स जनरेशन्स का धरोहर है और उसे केवल हम ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हमें इसे बचा के भी रखना है ताकि आने वाली जनरेशन्स को भी वही सब सुविधाएं मिल सके जो कि हमें मिल रही है। इसलिए जब रोग प्रबंधन किया जाता है तो उसमें सभी विधाओं का प्रॉपर यूज करते हुए, कम से कम रसायन का प्रयोग करते हुए और जो नेचुरल एनिमीज जो उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करते हुए, जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम का ही एक पार्ट है, हम जो नियंत्रण की तकनीक अपनाते हैं उसे हम समन्वित रोग प्रबंधन कहते हैं। अब विभिन्न फसलों के अंदर जैसा कि हमने कहा था कि दो मेन कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि कोई भी एक पैथोजन हम पकड़ लें और उस पैथोजन की जो होस्ट रेंज है, मीन्स उसमें जिस पे वो अटैक करता है उन सब के नेचर को ध्यान में रखते हुए, स्प्रेड को ध्यान में रखते हुए, इनोकुलम को ध्यान रखते हुए, वेदर कंडीशंस को ध्यान रखते हुए इस तरह से प्लानिंग की जाए कि वो पैथोजन सप्रेस्ड हो जाए। और दूसरी विधा ये थी कि हम किसी एक क्रॉप को ले लें और उस क्रॉप में आने वाले विभिन्न जो पैथोजेंस हैं उन पैथोजेंस का एक साथ ऐसा कुछ प्लान करें कि जिससे रसायनों का प्रयोग भी कम से कम करना पड़े और हमें अधिक से अधिक उत्पादन हो, और जो साथ में प्रकृति है उस प्रकृति को भी कम से कम नुकसान है। इसका मतलब है कि उसका इकोसिस्टम मेंटेन रहे। तो अगर हम पहला एग्जांपल लेते हैं कि गेहूं के अंदर आईडीएम कैसे प्लान करें, तो गेहूं में आईडीएम प्लान करने के लिए या समन्वित रोग प्रबंधन प्लान करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि गेहूं में कौन कौन से रोग होते हैं। तो अगर हम देखें तो उत्तरी भारत के मैदानों में प्रमुख रूप से लूज स्पॉट ऑफ वीट जो कि ऑस्ट्रेलोगोसाइटम ट्रेटासाइस से होता है, किट रोग जो कि पक्सीनिया की डिफरेंट स्पीसीज से होता है, करनाल बंट जो कि टिलेशिया इंडिका से होता है, इसी तरह से अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट्स जो अल्टरनेरिया टिटिसिना से होता है, सेहू रोग जो कि एंग्वेना टिटिसाइस से होता है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग जो कि आपकी ब्लूमेरिया ग्रामिनेस टिटिसाई के द्वारा होता है। तो ये जो रोग हैं इसके अतिरिक्त जो गेहूं का पुटिकारी सूत्रकृमि जो कि हेटेरोडोरा एवेनी या हेटेरोडोरा मेजर के द्वारा होता है, जो कि मूलिया रोग फैलाता है और राजस्थान हरियाणा में गंभीर समस्या बनी हुई है। इसी तरह से अगर हम पंजाब में देखें तो गेहूं का ध्वज रोग यूरोसिस्टिस एग्रोपायरी उत्तर पश्चिम के ठंडे प्रदेशों में भी ये पाया जाता है। इसी तरह से पहाड़ी बंट व सामान्य बंट जिसको कि टिलेशिया कैरिस, टिलेशिया फोर्टिटा कहते हैं, ये भी देश के ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। इन सभी रोगों में हम देखते हैं तो अधिकांशतः जो रोग हैं वो या तो बेजोड़ है या फिर मृदोड़ है। इसका मतलब है कि उनमें या तो सॉइल बॉर्न इन्फेक्शन है या फिर सीड बॉर्न इन्फेक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि और कुछ हैं उनमें एयरबॉर्न इन्फेक्शन भी है। तो ये जो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं कि सीड बॉर्न है, कि सॉइल बॉर्न है, कि एयरबॉर्न है, उसको हम फॉलो करके
कुल मिला के इनोकुलम जो है ये पैथोजन है उसके जो प्रोपेगेटिंग मटेरियल है उसको कम करके हम मॉड्यूल में प्लान कर सकते हैं। इसी तरह से हम अवॉइडेंस हैं, एस्केपिंग हैं, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके भी जो एरियल इन्फेक्शन जिनका हो रहा है, जो कंड्यूसिव टाइम्स है उसको इधर उधर करके भी हम प्लान कर सकते हैं। तो उन्हीं प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए एक मॉड्यूल तैयार किया गया, प्लान किया गया कि क्या किया जा सकता है कि गेहूं की फसल को हम रोका जा सकें, तो क्या क्या प्रक्रियाएं हम करें। तो पहली प्रक्रिया उसमें थी कि रोगी फसल के मलबे या शस्यावशेष और ठूंठ हैं उनको, इसका मतलब है कि प्लांट रेजिड्यूज और प्लांट डेब्रिस हैं उनको जला दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो मृदा में पड़े रहते हैं या अवशेषों पे, पत्तों पे, अल्टरनेरिया वगैरह के अंदर अवशेष बचे रहते हैं और क्योंकि वो नेक्रोट्रॉप्स होते हैं। तो जब आप क्लीन कल्टीवेशन करेंगे अर्थात इनको अवशेषों को जला देंगे, नष्ट कर देंगे, बरेड कर देंगे, तो ये फिर से जो स्पोर्स इनके ऊपर उपस्थित हैं वो स्पोर्स जर्मिनेट करके सेकेंडरी इनोकुलम नहीं बना पाएंगे, फर्दर स्प्रेड नहीं करेंगे। तो पहला था कि हम रोगी फसलें के मलबे और शस्यावशेषों और ठूंठों मीन्स जो डेब्रिस हैं और स्टबल्स हैं उनको हटा दें। नंबर 2 है समर प्लॉइंग, ग्रीष्म जुताई, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। जनरली हमने राजस्थान के बारे में सुना है कि राजस्थान की जो सॉइल स्लाइस सॉइल होती हैं, और ये इसलिए ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में एरिड जोन है और गर्मी के अंदर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर काफ़ी हाई पहुंच जाता है। तो जब हम समर प्लॉइंग करते हैं तो समर प्लॉइंग जनरली सॉइल टर्निंग प्लॉ से करते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो रेजिड्यूज हैं, अवशेष हैं, डिजीज कैरियर या वेक्टर कह देते हैं, उनके भी अवशेष हैं, वो सब जब हम टर्निंग करते हैं तो मृदा के ऊपरी सरफेस पे आ जाते हैं एंड इनडायरेक्टली हम उसको हाई टेम्परेचर को एक्सपोज करते हैं, जो कि हमारे यहाँ गर्मियों में लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुँच जाता है। और इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर जनरली कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता, क्योंकि उसके जो सेल्स हैं, उनके रेजिड्यूज़ हैं या उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर डेसिकेट हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि इनोकुलम, प्राइमरी इनोकुलम का सोर्स एक तरह से हम ख़त्म कर देते हैं। तो हम सेकंड प्रैक्टिस ये करते हैं कि ग्रीष्मकालीन जुताई कर दें, ताकि जो अवशेष हैं जो मृदा में हैं वो ख़त्म हो जाएं, कम हो जाएं। एक उचित फसल चक्र, क्रॉपिंग स्कीम या क्रॉप रोटेशन फॉलो करके, जनरली हमने देखा है कि हर प्लांट पैथोजन है उस पैथोजन का एक फेवरेट होस्ट होता है, और यह यूँ कहिए कि उसको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए उन होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप क्रॉप रोटेशन में इस तरह की फसलें बोएं, जैसे पहले आपने ग्रेमनी बोया है तो फिर दलहनी बो दें, तो एक तरह से एक पैरेलल वेनस सिस्टम वाला प्लांट हो गया और दूसरा डाइकोटोमस सिस्टम वाला प्लांट हो गया। तो दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं, फिजियोलॉजी, उसमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा। तो नतीजा ये होगा कि उसके जो होस्ट हैं वो सेम नहीं होंगे, और जब होस्ट नहीं मिलेगा तो अपने आप ही उसका इनोकुलम बिल्टअप नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो थर्ड हम कर सकते हैं कि क्रॉप रोटेशन, प्रॉपर क्रॉप रोटेशन हम फॉलो करें, प्रॉपर ड्रेनेज रखें। जनरली हमने देखा है कि बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं पौधों के जो कि अगर आप ड्रेनेज सिस्टम नहीं रखते हो, मॉइस्चर इकट्ठा रहता है तो उस मॉइस्चर के कारण भी डिजीज हो जाती हैं, सॉफ्ट रॉट्स वगैरह जितने भी आते हैं। तो आप अगर प्रॉपर ड्रेनेज रखते हैं तो एरेशन का प्रॉपर व्यवस्था रहती है, तो वहाँ पे पौधा जो है उसको अच्छी ग्रोथ होती है। जब अच्छी ग्रोथ होती है तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो डिजीज उसके अंदर कम आने की संभावनाएं रहती हैं। इसी तरह से है फैलोइंग और ग्रीन मैन्योरिंग। आपने अगर लैंड को खाली छोड़ा है तो उससे अगर हम पैथोजन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो पैथोजन है उसको फैलोइंग के अंदर कोई होस्ट नहीं मिलेगा। जब होस्ट नहीं मिलेगा तो वो फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो उसका इनोकुलम बिल्टअप नहीं होगा, और जब इनोकुलम बिल्टअप नहीं होगा तो वापस डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एंड सेकंड ऑप्शन जो होता है वो ये है कि आपका मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स होगा, अर्थात उसके अंदर जो अवेलेबल
न्यूट्रिएंट्स है वो रेगुलर अगर आप क्रॉप नहीं लेते हैं तो वो वापस एनरिचमेंट हो जाएगा सॉइल का। उससे क्या होगा कि जो जब आप फसल बोएंगे तो जो फसल है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलेगा, और जब प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो उसके अंदर कंपैरेटिवली रेसिस्ट क्रॉप जो होगी वो हेल्दी होगी, और हेल्दी क्रॉप होगी तो उसमें रेजिस्टेंस होगा, और नतीजा ये होगा कि उसके अंदर डिजीज कम आएगी। तो इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो फॉलोइंग के ये बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसलिए इसको भी हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर दें। उसके बाद है रोगी पौधों, रोगग्रस्त अंगों और अवांछित पौधों का निष्कासन, जिसको हम रोगिंग कहते हैं। जैसे ही पौधे डिजीज प्लांट्स अगर आपको दिखाई देता है, जैसे अल्टरनेरिया है, सपोज कीजिए अल्टरनेरिया आपको दिखता है तो लीफ स्पॉट से आपने उसको अप्रूट कर दिया है, तो पहले दिखते ही तो उसका इनोकुलम बिल्टअप नहीं होगा, क्योंकि सेकेंडरी इनोकुलम उसमें नहीं बनेगा, एयरबोर्न इन्फेक्शन है उसका। तो इसी तरह के जो सोर्सेज हैं जिनका कि सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो उनको हम उखाड़ दें। वायरल डिजीज किसी में आ रही है तो उसको आप उखाड़ दें ताकि वेक्टर्स के द्वारा वो आगे फर्दर नहीं फैलेगा। तो ये सारा इसमें कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए हम जो है रॉगिंग करके डिजीज प्लांट्स को या ऑर्गन्स को भी हम पौधे को का जो है समन्वित रोग प्रबंधन कर सकते हैं, उनको फर्दर फैलने से उसको रोक सकते हैं। रोग प्रतिरोधी एवं रोग सहनशील किस्मों का प्रयोग जहाँ तक होता है कि बहुत सारे डिजीज ऐसी हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है, एक बार अगर उसमें है तो उसमें रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हम अगर लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि जो पैथोजन तो वहाँ होगा, लेकिन उस पैथोजन के बावजूद भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा और काश्तकार को इकोनॉमिक लॉस नहीं होगा। इसलिए जहाँ तक हो सके रेजिस्टेंस दो तरह का हो सकता है, एक होता है इनबिल्ट या इनहेरेंट जिसको हम कहते हैं, दूसरा है जिसको एक्वायर्ड रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हम एनवायरनमेंट को चेंज करके एक्वायर्ड रेजिस्टेंस कुछ हद तक प्लांट्स को प्रदान कर सकते हैं, और जो इनहेरेंट है दैट इज़ जेनेटिकल है, तो उसमें हम बायोटेक्निक यूज करके उसमें ऐसा जीन इनकॉर्पोरेट करके भी उनमें रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी एक है कि हम गेहूं की जो रिपोर्टेड जो डिजीज़ हैं उनके अगेंस्ट रिपोर्टेड जो वैरायटीज़ हैं उन वैरायटीज़ को प्रयोग करके भी हम जो है समन्वित रोग प्रबंधन या रोग को फैलने से रोक सकते हैं। तो ये एक इसका मॉड्यूल हो सकता है। मिक्स क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग, कई बार क्या होता है कि जब एक जैसी कॉलोनी अगर किसी भी प्लांट को मिल रही है एंड वो वल्नरेबल स्टेज को टकरा गई, सपोज कीजिए कि प्लांट्स जो है वल्नरेबल है और जो पैथोजन है वो एग्रेसिव है, तो डेफिनेटली देयर विल बी डिजीज एंड इट मे कन्वर्ट इनटू द एपिडेमिक। तो अगर आप मिक्स क्रॉपिंग करते हैं या इंटरक्रॉपिंग करते हैं, तो मिक्स क्रॉपिंग करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि डिफरेंट टाइप के होस्ट को आप साथ साथ ले रहे हैं, तो उसका एक तरह से जो अवेलेबल एरिया है फॉर द मल्टीप्लिकेशन उसको एक तरह से कम कर रहे हैं। तो इसलिए वो बेनिफिशियल रहता है कि टोटल लॉस जो है में फार्मर नहीं जाता है। और इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो इंटरक्रॉपिंग में भी यही है कि एक लेयर दूसरे की, दूसरी लेयर दूसरे की, तो अगेन जो अवेलेबल एरिया फॉर द मल्टीप्लिकेशन है वो बदल जाएगा, प्लस जो वेक्टर है वो भी एक से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, तो उसमें भी जो है पौधे को बेनिफिट होगा। तो इस तरह से भी हम जो है एक तरह से पैथोजन के स्प्रेड में एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे हमें बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा हम जो है क्लीन एंड ट्रीटेड सीड सर्टिफाइड सीड्स, जो सीड बॉर्न डिजीजेज हैं वो इंटरनली सीड बॉर्न है या एक्सटर्नली सीड बॉर्न है, तो उनके जो डिफरेंट मेथड्स हैं कि फिजिकल मेथड हो सकता है, जैसे लूथराज वगैरह ने सोलर हीट ट्रीटमेंट दे रखा है वो हो सकता है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो सकता है, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पे आप जो है सीड ट्रीटमेंट भी उसका कर सकते हैं। तो जो इनोकुलम है वो सीड के सोर्स पर ही मर जाएगा, तो फर्दर मल्टीप्लिकेशन उसका रोका जा सकता है। दूसरा, अगर प्लांट रेजिड्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जो सीड ट्रीटमेंट के लेवल पे आपने जो ट्रीट किया है सीड को, तो वो जब तक प्रोडक्शन देगा तब तक उसके रेजिडुअल इफेक्ट रहने के चांसेस नहीं रहते हैं। और दूसरा, कम लागत के अंदर आप सीड ट्रीटमेंट करके किसी ऐसे जो सीड बॉर्न इन्फेक्शंस हैं उनको रोक सकते हैं। साथ साथ जो सॉइल बॉर्न इन्फेक्शन है, जो कि सीड को जब हम सोइंग करते हैं तो उसके जो पेरिफेरल जॉन है
उसके अंदर पड़े हैं उससे भी सीड ट्रीटमेंट जो है रक्षा करता है। तो इस तरह से हम जो इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये भी हम मॉड्यूल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सॉइल ट्रीटमेंट्स की देखें तो गेहूं का जैसे सेहू रोग है, इसका इनोकुलम उसी में पड़ा रहता है। इसी तरह से जो आपका और भी जो इनोकुलम जहाँ हो सकता है, उन रोगों को रोकने के लिए हम जैसे नेमाटोड डिजीज को रोकने के लिए नेमागोन 10% ग्रेन्यूल्स 4 से 8 किलोग्राम शक्कर प्रति हेक्टेयर डाल के, या नेमाफॉस जेनोफॉस 10% ग्रेन्यूल्स 4 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डाल के मृदा को उपचारित कर सकते हैं। इस प्रकार ये जो है हम सॉइल स्टरलाइजेशन नेमेटोड के इन्फेक्शंस को रोकने के लिए कर सकते हैं। अब आता है कि निरोधक या रोग निरोधी छिड़काव प्रोफाइलैक्टिक स्प्रे। प्रोफाइलैक्टिक स्प्रे का मतलब हुआ कि जैसे ही आपको डिजीज दिखाती है और आप उनको स्प्रे करके, जैसे सपोज अल्टरनेरिया जो आपकी ब्लाइट आती है तो आप कैप्टाफोल 80% WP या आइप्रोडियन 50% WP या मैंकोजेब इंडोफिल M45 दिविदाइल M45 के नाम से 75% WP, जाइनेब डाइथेंजेट 78 के नाम से मार्केट में मिलता है 75% WP आदि के 0.2% या यूँ कहें कि 2 किलोग्राम कवकनाशी प्रति 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करने से इसको रोका जा सकता है। ऐसे जब पाउडर मिल्ट्यू डिजीज आए तो उनको रोकने के लिए 0.3% डाइनोकैप या कैराथिन 48% EC या ट्राइडेमेफॉन बेल्टॉन जिसको नाम से मिलता है 25% WPC द्वारा 2 किलोग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट करके भी हम इसको रोक सकते हैं। इसी तरह से करनाल बंट को नियंत्रित करने के लिए कार्बनडाजिम जो कि बाविस्टिन MBC 50% WP के नाम से 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या ट्राइडेमाफॉन बेल्टॉन 25% WP अथवा बैकर 25 WP या मैंकोजेब इंडोफिल M45 75% 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इनका फोलियर स्प्रे करके इन डिजीजेज को हम रोक सकते हैं। इसी तरह से प्रोपेगोनाजोल जो टिल्ट के नाम से मार्केट में मिलता है कि 250 ग्राम सक्रिय प्रति हेक्टेयर स्प्रे करके हम किट आदि रोगों को पे रोक सकते हैं। इसी तरह से जैनैब मैंकोजेब ऑक्सी कार्बोक्सिन प्लांटावेक्स 20% EC बेनोडेनिल का प्रयोग करके हम रस्ट आदि रोगों को भी रोक सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विशेष प्रकार के विशेष स्थिति में जो रसायन उपलब्ध हैं उनका स्प्रे करके भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। इस तरह से ये हमने मॉड्यूल तैयार किया है। इससे अगर हम करते हैं तो हमें कम से कम रसायनों का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि सीड ट्रीटमेंट में हमारे पास फिजिकल, सोलर, हीट, समर जो लूथरा का प्रयोग है आदि अवेलेबल हैं, जिनके द्वारा हम लूज स्मट वगैरह या स्मट्स को चेक कर सकते हैं। इसी तरह से जो प्लांट रेजिड्यूज़ हैं उनको ख़त्म करके भी हम, तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं, तो इसको हम एक मॉड्यूल के रूप में मान सकते हैं कि इनका प्रयोग करेंगे तो हम गेहूं में की फसलों में होने वाले रोगों को काफ़ी कुछ तक प्रबंधन कर सकते हैं। धन्यवाद।